हम्म, ठीक है। कल सब लोग कुछ 2-3 लोग और गए भी। कल हमने टॉपिक कहाँ पे छोड़ा था, कुछ याद है आपको? अच्छा, कल कल एक टॉपिक हुआ था जो आप लोग स्टार्टिंग में टॉपिक कराया था, और कल हमने, ठीक है, तो अप्रोच शायद आपका कल टॉपिक छूट गया था स्टार्टिंग वाला। एक बार मैं लिख देता हूँ, मैं समझा देता हूँ, बाकी आज वीडियो पड़ जाएगा इसका, ठीक है। ये है फ्लू का प्राइस। तो ये कल 2021, ठीक है। ये कल एक टॉपिक था जो कल स्टार्टिंग में हमने कराया था, और ये कुछ लोगों का छूट गया था स्टार्टिंग में। तो ये कल का टॉपिक था, पहला टॉपिक, बस थोड़ा सा रफली बता दे रहे हैं। ये एक प्राइज है जो जो मिला है पी साईनाथ को, ठीक है। पी साईनाथ, पी साईनाथ एक जर्नलिस्ट हैं, एक पत्रकार है, उन्हें मिला है। और ये प्राइज हर साल दिया जाता है, ठीक है, एनुअली दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। किसके द्वारा? ये जापान के द्वारा दिया जाता है। और इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट द एशियन कल्चर, ठीक है, जो वर्क एशियन कल्चर के इन अवेयरनेस पर। हाँ, तो ठीक है, तो ये है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो कल हमने छोटा सा ये टॉपिक करवाया था, तो इंक्रीजनेस अवेयर द सोशल या कल्चरल अवेयरनेस अबाउट द एशिया, तो कल टॉपिक था। और कल हम लोगों ने टॉपिक करवाया था करंट अफेयर्स में, दीपिका कुमारी लास्ट टॉपिक था। और दीपिका कुमारी के बाद हमने कहा था कि एक टॉपिक था जो हमने कहा था कि 1772, यानी लेटर मुगल, ये कह सकते हैं हम, लेटर मुगल पीरियड, ठीक है। इसमें लेटर मुगल पीरियड में हमने लेटर मुगल पीरियड शुरू होता है औरंगजेब के बाद से, ठीक है। औरंगजेब के बाद से शुरू होता है लेटर मुगल पीरियड। तो हमने कहा था, सबसे पहले हमने बताया कि मुगल जो औरंगजेब है वो सबसे लास्ट है ना। औरंगजेब सबसे लास्ट है। इसके बाद जो पहला राजा पहला पहला जो होता है ना, एक मिनट, हाँ, ठीक है, यही शायद था, हाँ, ठीक है। हमने कहा पहला आपको बताया था औरंगजेब के बाद बहादुर शाह है, ठीक है। बहादुर शाह, इसकी भी हमने बात की। बहादुर शाह के बाद कौन आता है? जहांदार शाह, इसकी भी हमने बात की। जहांदार शाह, ठीक है, बहादुर शाह और फिर जहांदार शाह, ठीक। उसके बाद जहांदार शाह के बाद आते हैं फर्रुखसियर ना, फर्रुखसियर, फर्रुखसियर आते हैं। और तो जहाँ ये सभी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये क्या है, क्रोनोलॉजी याद नहीं रहता है। तो पहले बहादुर शाह, जहांदार शाह और फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के बाद आता है यहाँ पे मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह आता है, मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह। ये जो जो जहांदार शाह है, हाँ, जहांदार शाह, जहांदार शाह को बनाने में रोल है जुल्फिकार खां का, है ना, जुल्फिकार खां, ठीक है। फर्रुखसियर को बनाने का काम किसका है? सैयद ब्रदर का, ठीक है, सैयद ब्रदर या सैयद बंधु, सैयद बंधु, ठीक है। तो सैयद बंधु का है ये। तो उसके बाद जो मोहम्मद शाह आता है, उसमें इनका जो सामंत है वो है निजाम उल मुल्क, ठीक है। कौन है?
निजाम उल मुल्क, ठीक है, ये है। ये देखो, ये जुल्फिकार हैं या सैयद बंधु हैं या फिर निजामुल मुल्क है, ये कौन है एक्चुअली? ये एक तरह से फ्यूडल है। फ्यूडल समझते हैं? फ्यूडल का मतलब क्या होता है? क्यों? फ्यूडल का मतलब है हिंदी में सामंत, ठीक है। फ्यूडलिज्म कहते हैं सामंतवादी, ठीक है। सामंत समझिए आप, वैसे कई बार मैंने डिस्कस किया है। सामंत का मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, ठीक है, ये ये कोई सपोज कीजिए एरिया है ना, कोई स्टेट है। अब स्टेट में ये राजा है ना, बादशाह है यहाँ पर, ये राजधानी है, कैपिटल है, ठीक है। तो इस एरिया का या इस एरिया का रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए हम किसी को मतलब ऑर्डर दे देते हैं या फिर राइट दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई है आपको कि जो एरिया वाइज हैं उन पर हम किसी कैंडिडेट को अपॉइंट करते हैं और उसको बोलते हैं कि आपको यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करके सेंटर को देना है, ठीक है, सेंटर को देना है, इस तरह से। तो ये जो लोग कहलाते हैं, ये कहलाते हैं फ्यूडल, मतलब सामंत, सामंतवादी प्रथा, इसको कहते हैं फ्यूडलिज्म। तो कभी आपसे क्वेश्चन बनेगा हिस्ट्री पीरियड में फ्यूडलिज्म की शुरुआत कब हुई थी या सामंतवाद कब शुरू हुआ था, तो कुछ आइडिया है डेट का, बता सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्यूडलिज्म वो सिस्टम है जिसने पावर को डिसेंट्रलाइज करने का काम किया, जिसने पावर को बांटने का काम किया। यस, ठीक है। आपके सामने वहां पे मैं सीधा सीधा बोलता हूं, आपके सामने वहां पे क्वेश्चन होगा कि टाइम पीरियड ऑफ स्टार्ट द व्हेन फ्यूडलिज्म या सामंतवाद उदय किस समय हुआ था। तो अगर आपके पास ऑप्शन वहां पे जैसे मान लीजिए ए ऑप्शन में है मौर्य डायनेस्टी, ठीक है, मौर्य काल, और दूसरा है मान लीजिए कि इंडस, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर ये है, और सी में है उसमें स्लेव डायनेस्टी, है ना, गुलाम वंश, और डी में है इसमें गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हेन स्टार्ट फ्यूडलिज्म, यानी सामंतवाद की शुरुआत भारत में कब हुई, बताएं। मौर्य डायनेस्टी में यानी मौर्य काल में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, या स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश में, और ये गुप्ता डायनेस्टी कब? देखो, फ्यूडलिज्म की शुरुआत होती है गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, यस। तो ठीक है, इसको नोट कहीं पे कैसे भी नोट कर लीजिएगा कि फ्यूडलिज्म है क्या। तो फ्यूडलिज्म का मतलब है एक लाइन में द रिप्रेजेंटर ऑफ सेंटर, या रिप्रेजेंटर ऑफ एम्परर, या रिप्रेजेंटर ऑफ किंग, एक ही बात है। आप सेंटर भी लिख सकते हैं, सेंटर पावर, आप किंग भी लिख सकते हैं, एम्परर, जो आपकी मर्जी हो। इससे आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये जो जुल्फिकार हैं सर, और ये सैयद ब्रदर हैं या निजामुल मुल्क हैं, ये सारे कौन हैं? सामंत हैं, ऑफिसर्स हैं। क्लियर है? बताएं नाजुका, अफरोज, अल्ताफ। हाँ सर। यस सर। हाँ, तो सिंपल सा है कि कौन है, काम क्या है, इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो फ्यूडलिज्म एक सिस्टम है जो गुप्ता पीरियड में शुरू हुआ, और इसका काम क्या था? रिप्रेजेंट करना सेंटर पावर का, और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? धीरे धीरे इन लोगों ने अपना पावर को बढ़ा लिया, और अपना पावर को बढ़ा लिया, फिर उन लोगों ने यहाँ से कट कर लिया, मतलब जो रिलेशन था सेंटर से, अब तक ये इनकी बात मानते थे, अब बोलेंगे नहीं, अब ये खुद में राजा हो गए। यही थे रीजनल पावर, ठीक है। तो इसी ने बहुत बड़ा काम किया है। तो निजामुल मुल्क, अब देखिए मोहम्मद शाह के बारे में हम लोग कल बात कर रहे थे, वहीं से शुरू करते हैं। मोहम्मद शाह बहुत बड़ा कह सकते हैं कि
नाकामयाब इंसान है ना, मौज मस्ती में ज्यादा रहता है। जैसे मैंने कल आपको रेड फोर्ट की बात की थी दिल्ली के, ठीक है, वहां पे अगर वो वीडियो देखोगे तो सिर्फ इसी कहानी चलती है। तो यहाँ पे क्या है, और दूसरी बात है, ये बहुत जल्दी लोगों के बहकावे में आ जाता है। अब मैं इसको फोकस क्यों कर रहा हूँ मोहम्मद साहब को ज्यादा, उसके दो रीजन है। पहला रीजन समझिए क्यों। पहला रीजन है कि मोहम्मद साहब के टाइम पीरियड में आक्रमण हुआ किसका, दो आक्रमण हुए। नादिर शाह। हाँ, नादिर शाह और अहमद शाह, मोहम्मद शाह के टाइम में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि सर नादिर शाह इसके टाइम में नहीं था। है? सर नादिर अहमद शाह बाद में आया था सर, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली कब आया था, उसके बाद भी सर तो आया। मराठा थर्ड पानीपत वार जब हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड पानीपत हुआ है, तो उस अहमद अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर पहले बार आक्रमण कब किया था मालूम है? सर हाँ, कितनी बार आक्रमण किया है? मैं ठीक है, खैर सुन लीजिए। अभी नादिर शाह जो है वो 1729 में 39 में आता है, मैं अभी बताता हूँ। और अच्छा, नादिर शाह में और अहमद शाह अब्दाली में क्या रिलेशन है, बता सकते हैं कोई? सर वो उसके वजीर थे। वजीर नहीं, सेनापति है वो, ठीक है। जो अहमद शाह अब्दाली है वो नादिर शाह का सेनापति है। ठीक है। और 1748 में 1748 से लेकर भारत पर कई बार आक्रमण किया उसमें। और पहली बार जो नादिर शाह ने आक्रमण किया है भारत में वो है 1739 में, ठीक है, 1739 में। तो नादिर शाह का सेनापति है अहमद शाह अब्दाली, जो उसके बाद भारत आता है और वो भारत में कई बार अटैक करता है, ठीक है। और 1761 में उसका पानीपत का थर्ड वॉर होता है जो मराठाओं को वो हराता है, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो नादिर शाह ठीक है, कब आया? 1739 में। अच्छा, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किस तरफ से किया था, एरिया कौन सा था, और वो है कहाँ का नादिर शाह? सर लाहौर लेकिन नादिर शाह से जो आए थे। सर वो लाहौर से आए थे, लाहौर, अफगानिस्तान से। लाहौर तो इंडिया ही, लाहौर तो उस समय इंडिया में ही था। ये भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जो वेस्ट पश्चिम साइड से में। आए, और ये फारस से आए, ठीक है। फारस जो पर्शियन है उस रीजन से आए। हम बात करते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, हम उस पीरियड की बात कर रहे हैं जो उस समय लाहौर भारत में का हिस्सा है, ठीक है। ये तो 47 में अलग हुआ है। तो 1939 में इंडिया पर अटैक किया है। और ठीक है, उसके बाद नादिर शाह के बाद अटैक हुआ है 1748 से लेकर 1767 तक, ठीक है। नादिर शाह ने भारत पर कई बार आक्रमण किया इस समय। सॉरी, अहमद शाह अब्दाली ने, अहमद शाह अब्दाली, देखो अहमद शाह अब्दाली जो अफगानिस्तान का एरिया था वहां का उन्होंने सेनापति उनको नियुक्त किया था, अहमद शाह अब्दाली को। तो एक चीज मेरी आपको समझ लेना है कि जो नादिर शाह है या जो अहमद शाह है, दोनों ही इसी पीरियड के आए हैं। और अहमद शाह उसके बाद आया है, अहमद शाह अब्दाली। और नादिर शाह ने दो काम किए थे भारत में, कौन कौन से? नादिर शाह को क्यों याद किया जाता है मालूम है? सर पीकॉक थ्रोन की वजह सर से, उसने पीकॉक थ्रोन लिया था। हम्म सर वो जो कोहिनूर का डायमंड है वो भी उसने लिया था ऐसे। यस सर। ठीक है, तो दो वजह से है। पहला ये कि उसने कोहिनूर डायमंड है वो भारत से लिया, और दूसरा है जो पीकॉक थ्रोन यानी मयूर सिंहासन है वो भारत से प्राप्त किया था, इंडिया से।
तो कभी आपसे पूछेगा कि भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन किसने लिया है, तो वो नादिर शाह ने। और नादिर शाह बहुत हाँ, अगर एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा है, इंडिया में सबसे ज्यादा कत्ले आम करने वाला कौन इन्वेडर है, कौन बाहरी आक्रमणकारी है जिसने भारत पर आक्रमण किया और सबसे ज्यादा लोगों को मारा था, तो वो नादिर शाह ने मारा था। ऐसा हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि कई महीनों तक यमुना का कलर रेड था, लाल रहा कई महीनों तक। नादिर शाह ने इतना कत्लेआम किया था। और नादिर शाह के कत्लेआम करने का रीजन था कि नादिर शाह के कुछ सोल्जर को इंडियन जो मुगल जो लोग थे उनकी सेना ने हार्म किया था या मार दिया था। तो मुगल सेना से कुछ नादिर शाह की सेना के लोग मारे गए थे, इस वजह से उसने दिल्ली में ऑर्डर किया था कि जो भी मिले उसको मारो। तो बहुत बड़ा कत्लेआम किया, सबसे ज्यादा। और नादिर साहब के भारत आने का कारण, अहमद शाह अब्दाली के भारत आने का कारण एक ही था, टू गेन टू गेट मनी एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, कभी आपसे पूछेगा कि नादिर शाह या अहमद शाह अब्दाली केम टू इंडिया। एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी ठीक है, कई विदेशी आक्रमणकारी आप आए हैं, फॉरेन अटैक करने वाले बहुत से लोग आए हैं। सबसे पहला आपने नाम सुना होगा किसका? अलेक्जेंडर का। ठीक है, अलेक्जेंडर के बाद कई सारे नाम सुने होंगे आपने। मीर कासिम का नाम सुना होगा, महमूद गजनबी का नाम सुना होगा, ये सब क्रम से हैं। मोहम्मद गौरी का नाम सुना होगा, ठीक है, बाबर का नाम सुना है, नादिर शाह का नाम सुना है, अहमद शाह अब्दाली का नाम सुना है, जो बाहर से आक्रमण करने आए हैं। और तैमूर चंगेज खां, वो तो खैर बहुत टाइम रुके नहीं, जिनके हम नाम जानते हैं। तो जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए हैं, तो सिर्फ उनमें से एक ऐसा है जो इंपायर को एक्सटेंड करने के लिए आया था, यानी अपना साम्राज्य बनाने के लिए आया था। इनमें से कौन है वो? बाकी सब लोग भारत को लूटने के लिए आए थे, या टू द गेट मनी एंड प्रॉपर्टी, भारत से लूट मार या धन एकत्रित करने के लिए आए थे सारे लोग। उनमें से केवल अलेक्जेंडर ऐसा था जो भारत को लूटने नहीं आया था, भारत तक अपना साम्राज्य विस्तार करने आया था। उसके बाद चाहे वो मीर कासिम हो, चाहे वो महमूद गजनबी हो, या मोहम्मद गौरी हो, या फिर बाबर हो, बाबर भी भारत को लूटने के लिए आया था। बाबर की कभी ये इच्छा नहीं थी कि वो भारत में रह के साम्राज्य की स्थापना करेगा। बाबर की हिस्टोरी को पढ़ोगे आप लोग, मतलब उसकी स्टोरी बहुत ही कह सकते हैं आप, बहुत ही आपको इंस्पायर करेगी, बहुत इंस्पायर करेगी। मैंने उस समय बोला था, कभी आपको मिले, एक बुक है राम शरण शर्मा ने, सतीश चंद्रा की बुक है, सतीश चंद्रा मिडल इंडिया की। तो हर जगह फिर मिल जाएगी ना, ऑटोग्राफी ऑफ बाबर, कभी पढ़ना, और थोड़ा सा अच्छे से विस्तार में मिल जाए तो आपको बहुत इंस्पायर करेगी बाबर की स्टोरी। ठीक है, तो कैसे इंडिया में आया, कितनी बार हारा, कैसे अपनी जगह से भगाया गया उसको, कैसा उसका परिवार उससे अलग हुआ, कैसे परिवार को उसकी टॉर्चर किया गया, और कैसे वो वहां से वापस गया। मतलब बहुत उतार चढ़ाव की कहानी है बाबर की। तो ठीक है, तो अलेक्जेंडर की केवल ऐसा था जो केवल भारत पर अपना राज्य स्थापित करना चाहता था, एरिया अपना की जो है ना इम्पीरियलिज्म करना चाहता था, साम्राज्यवाद। तो वो केवल अलेक्जेंडर है। ठीक, तो ये था, मतलब मेरा कहने की है कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली दोनों ही, कभी क्वेश्चन बन सकता है, टू केम इंडिया, है ना। नादिर शाह केम टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ अवेयरनेस अबाउट द इस्लाम, पर्पज द एस्टेब्लिश ए किंगडम, है ना, टू बी ए किंग। ऐसा कुछ नहीं था, ना तो वो धर्म प्रचार करने के लिए आए थे, ना तो राजा बनने के लिए आए थे। वो केवल और केवल भारत से धन लूटने के लिए आए थे। ठीक, ये था। क्योंकि इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें थी। तो ये था आपका नादिर शाह। और ये, हाँ,
तो दूसरी चीज हमने कहा कि मोहम्मद शाह को दो चीजों के लिए याद करते हैं, पहला ये नादिर शाह और मोहम्मद शाह, कहानी बहुत अलग वैसे चली गई। दूसरा दूसरा रीजन था कि जो निजामुल मुल्क है, ठीक है, ये निजामुल मुल्क ये 1724 है ना, लेफ्ट दिल्ली, लेफ्ट टू हैदराबाद एंड लेफ्ट टू साउथ इंडिया, साउथ इंडिया। देखिए अब थोड़ा मेरी बात समझिए यहाँ पे कि जो निजामुल मुल्क है वो 1724 में दक्षिण की ओर चला जाता है। क्यों? मोहम्मद शाह से परेशान हो गए, बोले यार ये आदमी सुधरेगा नहीं, हम यहाँ बेकार हैं। तो 1724 में निजामुल मुल्क साउथ चला जाता है, वहां पर हैदराबाद नाम से अपना एक राज्य स्थापित करता है, ठीक है, एंड एस्टेब्लिश देयर एज अ नेम ऑफ हैदराबाद प्रोविंस। ठीक, तो ध्यान रखना है who established the हैदराबाद, निजामुल मुल्क। और भी नाम आपको मिलेंगे, लेकिन निजामुल मुल्क को मेन आदमी है जिसने नॉर्थ से जाके साउथ में हैदराबाद की एस्टेब्लिशमेंट किया, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया में मुगल से अलग होने वाला जो राज्य है वो हैदराबाद है और सबसे मजबूत है, और इसलिए आज भी और इंडिपेंडेंस के टाइम भी हैदराबाद की अपनी चमक थी, है ना। आज भी हैदराबाद को लोग ओवैसी के नाम से जानते हैं, चार मीनार के नाम से जानते हैं, है ना, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो हैदराबाद पहले भी अलग था, इंडिपेंडेंस के टाइम भी अलग हुआ, अलग पहचान बनाई उसने, और उस समय भी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि मोहम्मद शाह से अलग होकर निजामुल मुल्क ने साउथ इंडिया में हैदराबाद की स्थापना की। तो ये थी हैदराबाद की कहानी। तो मोहम्मद, और ऐसा बोलते हैं लोग, वास्तव में सही में जो मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन है वो यहीं से शुरू होता है। मतलब निजामुल मुल्क तक लोग ऐसे थे मुगल एम्परर के सपोर्ट में जो उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, जो किसी तरह से बचाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो सैयद ब्रदर हो, चाहे वो जुल्फिकार खान हो, ठीक है। और ये सारे लोग उन एम्परर को, यानी जो मुगल एम्पायर है उसको बचाने की कोशिश में लगे हुए थे, है ना। बादशाहों ने जो कुछ किया हो, ये लोग पूरी कोशिश करते रहे। जो सैयद बंधु है उन्होंने भी काफी कोशिश की, फरुखसियर ने नहीं माना तो उनको मारना पड़ा। वही जुल्फिकार खान ने भी कोशिश की, और वही निजामुल मुल्क ने भी कोशिश की। जब निजामुल मुल्क वापस चला जाता, मतलब साउथ इंडिया चला जाता है, तब वहां से फिर कंडीशन शुरू होती है। तो ये है, ठीक। अब देखो एक बात मैं आपको, अच्छा, बैटल ऑफ पानीपत के 3 बैटल हुए हैं, पता है आपको? जी सर। कौन कौन से हुए 3 बैटल? सर बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान पहला हुआ बैटल था। ऑफ पानीपत, ये बहुत कंफ्यूजन वाले हैं। बैटल ऑफ पानीपत 3 हुए, ठीक है, 3 हुए हैं, और 3 जो हुए हैं वो किस किस के बीच में हुए, एक बात समझ लीजिएगा। तो दूसरा अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। क्या डेट थी? पहला क्या था? सर 1526 में पंद्रह हुआ था। छब्बीस 1526, ठीक है। तो इसमें कौन है? बाबर है ना, और इधर इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का मतलब दिल्ली सल्तनत, ठीक है। उसके बाद बताएं। अकबर और हेमू के दरमियान। हाँ, तो दूसरा हुआ है 1556, अकबर एंड गुजरात के शासक हैं, है ना, हेमू कह सकते हैं, है ना? हेमू, गुजरात, गुजरात, ठीक है, गुजरात के हेमू के बीच में हुआ है। और इसमें बाबर की जीत होती है, इसमें अकबर की। आपने एक मूवी आई है जोधा अकबर, स्टार्टिंग यहीं से होती है। जोधा अकबर की जो मूवी है वो हेमू का सर सामने होता है, और उस समय छोटा बच्चा ही अकबर, लगभग 15-18 साल का। तो अकबर से बोला जाता है इसकी गर्दन काट दो, तो अकबर के हाथ कहाँ, बच्चा ही छोटा है। तो वहीं से मूवी की शुरुआत होती है।
तो हेमू है। और उसके बाद है 1561, ठीक है। तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा, ठीक है, मराठा के बीच होता है। इसमें भी अहमद शाह अब्दाली जीतता है, ये हार जाते हैं, ये भी हार जाते हैं और ये भी हार जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों हैं, एक बार याद रख लीजिए अच्छे से। तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, चीजों को सीरीज करके समझना जरूरी है। तो ये था। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ बंगाल, ठीक है। उसके बाद है अवध, उसके बाद है मैसूर, ठीक है। ये देखिए, अवध के बारे में 3-4 नाम आपको बस शुरुआत में बता देते हैं। जो बंगाल है, बंगाल की शुरुआत हुई थी मुर्शीद कुली खान, ठीक है। कौन है, नाम लिख लीजिए, मुर्शीद कुली खान, ठीक है। इन 1770 गए हैं, लेकिन उन्होंने शुरुआत की। मुर्शीद कुली खान को सपोर्ट किया था अली वर्दी खान, अली वर्दी खान, अली वर्दी खान। बाकी आपको पता ही है, ठीक है, कौन कौन यहाँ पे हुआ है। अच्छा, और 2 राजाओं के नाम बताओ, यहाँ पे 2 नवाबों के नाम बताइए बंगाल के। इतना ही छोड़ देंगे, बस हमें इतना बताना था। हु इज द फाउंडर। सिराजुद्दौला। हाँ, एक तो है सिराजुद्दौला, दूसरा नाम मीर जाफर। हम्म मीर जाफर, मीर का। एक तो है सिराजुद्दौला, दूसरा है मीर कासिम। और मीर कासिम का क्या इंपॉर्टेंस आप लोग जानते होंगे, इन दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है ये पता है आपको, ठीक है। सिराजुद्दौला के समय बैटल ऑफ प्लासी हुआ है और मीर कासिम के समय बैटल ऑफ बक्सर हुआ है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो बंगाल का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किया है मुर्शीद कुली खान ने। उसके बाद अली वर्दी खान जो इनका सपोर्टर है वो है। उसके बाद और भी कई नाम आते हैं, लेकिन अब मोस्टली जो 4 नाम हैं वो ही समझना है। बाकी एक बहुत बड़ा फैमिली है, उससे ज्यादा नहीं जाना है हमें इतना डीप में, बस इतना ही समझना है कि ये, क्योंकि लोग जानते हैं बंगाल को सिराजुद्दौला के नाम से, बंगाल को सिराजुद्दौला के नाम से जानते हैं, तो इसलिए मुर्शीद कुली खां फाउंडर है उसका। अगर मुर्शीद कुली खां आंसर में नहीं है तो आपको अली वर्दी खां लगाना है, और मुर्शीद कुली खां अली वर्दी दोनों हैं तो आपको मुर्शीद कुली खां लगाना है, ठीक है। ये है। उसके बाद आता है अवध, अवध, ठीक है। अवध की बात करते हैं। अवध के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं मैं। अच्छा, अवध का जो एरिया है वो कौन सा है आपको, अवध को इसको बोला गया है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव स्टेट, इस तरह से यूनाइटेड प्रोविंस स्टेट। कब, इन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, यानी संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत बोला गया। और इसमें एक एरिया और था शामिल, लखनऊ, लखनऊ वाला एरिया था, ठीक है। अवध की कैपिटल लखनऊ हो गई थी। हाँ, मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताना चाहता हूँ, 1857 जो रिवोल्ट हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। 1857 जो रिवोल्ट हुआ था, गदर, उसमें सबसे ज्यादा जो लोग शामिल थे वो अवध के थे, है ना, मैक्सिमम फ्रॉम अवध। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, है ना, अवध। तो ये ध्यान रखना है, आपसे वो दे देगा बंगाल, है ना, मध्य प्रदेश, ग्वालियर, अवध, इस तरह से हैदराबाद,
इस तरह से कोई ऑप्शन में देगा तो आपको लगाना है मैक्सिमम जो अवध से थे, किसमें 1857 की रिवोल्ट में, यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें। अब बात करते हैं कि इसका कौन था फाउंडर, किसने किया था? सदत खान बुरहानुल मुल्क। इसकी स्थापना हुई थी 1722 में, ठीक है। फाउंडर हैं शहादत खान बुरहान मुल्क, ठीक है। इसका इतना ही लिख लीजिए, बुरहान मुल्क, बुरहान उल मुल्क, ठीक है। बुरहान उल मुल्क है और कैपिटल लखनऊ में बादिक बना दी गई अवध की। और अच्छा, इसमें एक राजा, इसमें एक नवाब है, तो जिसने बक्सर के बैटल में युद्ध के पार्टिसिपेट किया था, क्या नाम था? सुजाउद्दौला, ऐसा ही कुछ। सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, ठीक है ना। सुजाउद्दौला था जिसने पार्टिसिपेट किया था इन बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध में पार्टिसिपेट किया था सुजाउद्दौला ने। अवध के बारे में बात करें तो अवध के बारे में जो 1857 में अवध में कौन था? जीनत महल, ठीक है, जीनत महल थी। और उसके बाद बजरी शाह करके एक नाबालिग बच्चा था उनका, तो वो का स्टोरी बाद में हम समझेंगे। फिलहाल अभी ये समझ लीजिए कि अवध का जो फाउंडर है वो है बुरहान उल मुल्क, ठीक है। और अवध का पार्टिसिपेशन क्या है? अवध का पार्टिसिपेशन है बक्सर के बैटल में। किसने किया था सपोर्ट? सुजाउद्दौला ने, ठीक है। बक्सर का बैटल पता ही होगा। तो अब बात आती है मैसूर की, है ना। बताओ बक्सर का युद्ध कब हुआ था? अफरोज, बताओ अफरोज कब हुआ था बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर? याद रखो ये सारी चीजें, है ना। 1764 सर। हाँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैसूर की, ठीक है। मैसूर, मैसूर, मैसूर के बारे में लोगों को, ज्यादातर लोगों को गलत पता है, या तो कम पता है ना। पहले तो गलत पता है, दूसरा है कम पता है, और उससे भी ज्यादा निगेटिव उसका प्रचार किया गया, है ना। जब भी लोग टीपू सुल्तान पे आते हैं मुस्कुराने लगते हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि हिस्ट्री में टीपू सुल्तान का जो नाम है वो एक अलग सा है, और लोग उस पर बात कम करते हैं, खासकर टीपू सुल्तान को चाहने वाले। टीपू सुल्तान को चाहने वाले का मतलब है जो अपने आप को भारत में इस्लाम के ठेकेदार बोलते हैं, वो टीपू सुल्तान की कभी बात नहीं करते, ठीक। कभी कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक डिबेट में टीपू सुल्तान का नाम आता है, तो ऐसी क्या वजह है कि टीपू सुल्तान को लेके कई सारे डिस्प्यूट होते हैं, और कई सारी बातों पर उनका जिक्र आता है, तो लोग उसको रोक देते हैं वहीं पे। तो आज हम समझेंगे वो सारी चीजें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए पहली बात ये समझ लीजिए कि जो जो मैसूर है दैट इज अ पार्ट ऑफ विजयनगर, ये विजयनगर का पार्ट था, यानी ये विजयनगर से अलग हुआ था, ठीक। दैट वाज पार्ट ऑफ विजयनगर, ठीक है। जैसे बंगाल अलग हुआ किससे? मुगल से, वैसे ही ये विजयनगर से अलग हुआ। यहाँ पर इसका जो हिंदू शासक है, हिंदू शासक का नाम है इसका देवराज, ठीक है। देवराज या नंगराज जो भी है, हिंदू, ये एक हिंदू राज्य था, ठीक है। ये हिंदू स्टेट है, ठीक है, एक हिंदू स्टेट है।
अब यहाँ पे हैदर अली जो है वो एक सामान्य सा सेनापति है, एक सोल्जर है, ठीक है। हैदर अली इज ए सोल्जर इन मैसूर स्टेट, मैसूर किंगडम, मैसूर राज्य है, उसमें हैदर अली एज ए सोल्जर है, ठीक है। हैदर अली इज एज ए सोल्जर, एक सैनिक के फॉर्म में है ये, ठीक। और 1761 में, ठीक है, 1761 में वो मैसूर के शासन पर बैठ जाता है, गद्दी पर, ठीक है। 1761 में वो हिंदू शासक को हरा देता है। मतलब क्या है कि जो मैसूर राज्य है वो बहुत छोटे छोटे डिस्प्यूट में रहता है, तो वहां पर कोई ऐसा पावर नहीं है जो पूरे को कंट्रोल कर पाए। और जो हैदर अली है वो काफी एम्बिशियस है, और सबसे जान के हैरानी होगी, हैदर अली बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, एकदम। हैदर अली को बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता, एकदम नहीं आता, ठीक है। हैदर अली का क्यों लोग नाम लेते हैं, क्यों उसका रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल फैमिली से उठ के सोल्जर बना और एकदम अनपढ़ है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। वो अपने अपने को इतना स्ट्रॉन्ग करता है, और वो 1761 में मैसूर की गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है, 1761 में। और हैदर अली पूरा जो अपना आर्मी है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एज ए यूरोपियन बेस पर डिजाइन करता है। तो कभी आपसे क्वेश्चन बनेगा कि हु इज द पर्सन, हु इज द किंग या हु इज द एम्परर ऑफ इंडिया दैट डिजाइन एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग एज अ यूरोपियन सिस्टम। तो हैदर अली ने पूरी तरह से फ्रांस या यूरोप की डिजाइन पर अपने एडमिनिस्ट्रेशन को डिजाइन किया था। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब उसने अपनी सेना, है ना, जो उसका पूरा सिस्टम था वो एकदम यूरोप की तरह डिजाइन किया था, ठीक है। तो ये है। और बाकी तो ज्यादा इसमें कुछ ऐसा से डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो ध्यान रखना है डिजाइन एज यूरोप, ठीक है, यूरोप की यूरोप एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, यूरोप के एडमिनिस्ट्रेटर की तरह उसने पूरा खुद के एडमिनिस्ट्रेशन को डिजाइन किया था। दो तीन बातें मेन है कि मैसूर कब स्टेब्लिश किया उसने, एज ए राजा, एज ए एम्परर कब बना, शासक कब बना वो, तो 1761 में। किस लिए उसने फेमस है, क्योंकि बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, एकदम एजुकेटेड नहीं है, फिर भी उसने यूरोपियन सिस्टम पे तो एडमिनिस्ट्रेशन यूरोपियन सिस्टम पे था, यूरोपियन पैटर्न पे था। कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कौन सा ऐसा रीजनल पावर है जिसने खुद को यूरोपियन पैरेलल सिस्टम शुरू किया, यानी जैसे यूरोप में लोग करते थे, ठीक है। अब बात आती है टीपू सुल्तान, ठीक है। हैदर अली की डेथ हुई या डेथ हैदर अली की डेथ कब हुई, बता सकते हैं कब मरा था हैदर अली? 1782, ठीक है, 1782, 1782 में हैदर अली की डेथ होती है। उसके बाद मैसूर पर टीपू सुल्तान बैठता है, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, ठीक है, टीपू सुल्तान बैठता है कब? 1782 में, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए टीपू सुल्तान
1782 मैसूर, ठीक है। ये अब टीपू सुल्तान में बहुत सारी बातें होती हैं। क्या? पहली बात कि वो इस्लाम को मानता है, ये बात ठीक है। टीपू सुल्तान क्यों सबसे अलग है, उसको ध्यान से समझिए बात को। वो मुसलमान है, ये बात ठीक है, लेकिन वो मुगलों को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। मुगलों से उसका सारा सिस्टम अलग है, ठीक। मराठाओं को सपोर्ट नहीं करता। विजयनगर के जो और रीजनल पावर है उनसे उसका डिस्प्यूट है। आसपास के जो रीजनल पावर है उनसे उसका डिस्प्यूट है। और सबसे बड़ी बात है, उसका अंग्रेजों से डिस्प्यूट है, ठीक है। जैसे कोई जो रीजनल पावर होता है वो मुगलों की जो सुपरमेसी है उसको एक्सेप्ट करता है, खासकर कोई इस्लामिक रीजनल स्टेट है तो, चाहे वो स्टार्टिंग में अवध हो, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो बंगाल हो, तो इनमें से कोई भी हो, वो मुगल जो एम्पायर है उनकी जो सुपरमेसी को या उनकी अधीनता को स्वीकार करता है। तो टीपू सुल्तान ऐसा नहीं करता। दूसरी, वो अंग्रेजों का हमेशा अगेंस्ट है, हमेशा अगेंस्ट है। मतलब क्या है कि इंडिया में आफ्टर गुप्ता डायनेस्टी सबसे ज्यादा वेलफेयर एंड सिस्टमैटिक सिस्टम अगर कहीं है तो मैसूर में है। वो सारी चीजें करने की कोशिश करता है टीपू सुल्तान, वो थोड़े समय में। आप समझिए, इसका टाइम डेट मैं बता देता हूं आपको, 1799 ये इसका टाइम पीरियड है। कितनी साल का था? इधर कितना, 9 और इधर 8, है ना। 15 साल, 16-17 साल रहा, बहुत समय लंबा नहीं है। तो वो सारी चीजें हैं जो एक बहुत बड़े एम्पायर के अंदर होती हैं, ठीक है, बहुत बड़े एम्पायर के अंदर होती है। तो पहली बात है कि वो कब बैठा है, 1782 में। और सबसे पहला उसने काम क्या किया, देखिए काम देखिए उसके क्या। सबसे पहला काम है वेलफेयर, वेलफेयर, ठीक है। वो वेलफेयर के लिए जाना जाता है। जब अंग्रेजों ने इसको हरा दिया, मार दिया, तो ये देखा अंग्रेजों ने कि जो आसपास के रीजनल पावर हैं उनके स्टेट के फार्मर या उनकी स्टेट की पॉपुलेशन जितना प्रॉस्पर नहीं है जितना कि मैसूर की है। तो ये वेलफेयर के लिए बहुत जाना जाता है, ठीक है। ये मुसलमान है, ये बात ठीक है, ये मुसलमान है, ये बात ठीक है। लेकिन एक बार किसी एक मंदिर है, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, ठीक है। तो यानी एक बार ऐसा हुआ कि विजयनगर की किसी सैनिक ने इसके राज्य में एक मूर्ति तोड़ दी थी हिंदू मंदिर की। तो मतलब ये है, इसने हिंदू मंदिर को भी सपोर्ट किया है। हिंदू मंदिर, हिंदू जो पॉपुलेशन है उनको सपोर्ट किया है। और ऐसा कहा जाता है कि मुश्किल से इसकी जो राजधानी है, जो एरिया था जहाँ ये, जहाँ इसका महल था, उसके जस्ट 1 किलोमीटर दूर पे मंदिर था, वहां ये डेली जाया करता था, ठीक है। तो इसलिए इसका एक अलग है, ठीक। तो ये सेकुलर है ना, सेकुलर है। और आ, उसने कैलेंडर जारी किया, कैलेंडर। पूछेगा विच सेंटेंस इज नॉट करेक्ट अबाउट द टीपू सुल्तान। तो पहली बात है वेलफेयर फॉर द पॉपुलेशन या फॉर द पीपल, ठीक है। पीपल के लिए वेलफेयर करता है, स्पेशली फार्मर के लिए, ठीक है। और ये सपोर्ट हिंदू पॉपुलेशन, ठीक है। हाँ, हिंदू पॉपुलेशन की ये सपोर्ट करता है, मंदिरों के लिए दान देता है,
ब्राह्मणों का सहयोग देता है, उनको सुरक्षा करता है, ठीक है। उसके बाद ही स्टार्ट करेंसी, ठीक है, वो करेंसी भी शुरू करता है। उसने सिक्के चलवा दिए, कॉइन, सिक्के, ठीक, करेंसी चलवा दी इसने। और गिव ट्रेनिंग, गिव ट्रेनिंग या कह सकते हैं फॉर सोल्जर या फॉर आर्मी, आर्मी इन बेस ऑफ यूरोपियन, यूरोप, ठीक है। थोड़ा सा ये समझ लीजिए यहाँ पे, अच्छा लाइट थोड़ा है, बस सिंपल समझिए। उसने अपनी आर्मी को यूरोप पैरेलल, यूरोप के आर्मी पैरेलल के अकॉर्डिंग ट्रेन करवाए, यानी जो उसके सोल्जर हैं, जो उसकी आर्मी है, वो उसको ट्रेन करने वाले लोग कौन आए हैं? यूरोप से, यूरोप से स्पेशली फ्रांस, यानी जो मैसूर है वो फ्रेंच को सपोर्ट करता है। मैंने जब एक बार वर्ल्ड हिस्ट्री करा रहे थे तो हमने कहा था टीपू सुल्तान इज अ मेंबर ऑफ किसका, यस ना, उसका क्या बताया था, जैकोबिन क्लब, ठीक है। अब ये जैकोबिन क्लब का मेंबर है। अब जैकोबिन क्या था बता सकते हैं कुछ, बोलिए। सर वहाँ पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस होते थे। हाँ ठीक है, जैकोबन पूछ सकता है कि वो इज अ मेंबर ऑफ जैकोबन क्लब, तो जैकोबन क्लब सही बोला अभी अफरोज ने कि वहां पर पॉलिटिकल, मतलब जैसे अपने यहाँ पॉलिटिकल डिस्कशन सेंटर थे, क्लब थे। तो ये जो जैकोबन क्लब है ये फ्रांस का है, और जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो इसमें जो रेवोल्यूशनरी थे, यानी जो क्रांतिकारी लोग थे, वो इससे जुड़े हुए थे। और हाउ टू skip monarchy and how to impose the democracy, कैसे जो मोनार्की है उसको हटाया जाए और कैसे गणतंत्र को लागू किया जाए, ये उसमें डिस्कशन होता था। तो कभी आपसे पूछेगा कि जैकोबिन क्लब क्या है, तो जैकोबिन क्लब फ्रांस में बहुत सारे क्लब थे, उन्हीं में से एक क्लब है, और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते थे, यानी जो फ्रेंच डेमोक्रेटिक को सपोर्ट करते थे। उसी में उसने मैंने बताया था कि टीपू सुल्तान उसका मेंबर है, यानी टीपू सुल्तान फ्रेंच रेवोल्यूशन को सपोर्ट करता था। तो कभी आज क्वेश्चन बन सकता है कौन वो राजा था जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया था, तो वो है टीपू सुल्तान, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। हाँ, तो he was the member of जैकोबिन क्लब, ठीक है, जैकोबिन क्लब, तो जैकोबिन क्लब का मेंबर है। और ही established a tree of freedom, स्वतंत्रता, क्या बोले इसको, स्वतंत्रता का पेड़ कहाँ लगवाया था, सब लोग भूल गए आप, ट्री ऑफ फ्रीडम, श्रीनागापट्टनम। हाँ ठीक है, ये ट्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था किसने, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, पटना। ही एस्टेब्लिश ए आर्म मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, उसने एक आर्म्स की या कह सकते हैं शस्त्रों की बनाने की एक फैक्ट्री शुरू की थी। समझिए मेरी बात को, यानी लोग तो खरीदते हैं, उसने कहा कि नहीं घर में ही बनाओ गोला बारूद। तो लिख लीजिए कि एस्टेब्लिश ए आर्म्स फैक्ट्री इन डिंडीगुल, डिंडीगुल एक जगह है तमिलनाडु में, ठीक है, एस्टेब्लिश ए आर्म्स आर्म्स फैक्ट्री, ठीक है, इन डिंडीगुल। तो उसने डिंडीगुल में एक आर्म्स फैक्ट्री बनाई थी, डिंडीगुल। तो मेन जो पर्पस है आपको वो
ये समझना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, he collect to 1/3 revenue of production, है ना, 1/3 रेवेन्यू ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो 1/3 उपज का वसूल करता है, यानी उसका खर्चा भी कम नहीं है, उसका वेलफेयर भी है और सारा कुछ है, तो रेवेन्यू में कमी नहीं है। कभी आपसे ये क्वेश्चन बन जाए कि कोई भी उसके रेवेन्यू से छूटा नहीं है, मतलब भाई ये जो है ब्राह्मण है या जैन है या कोई मुल्ला मौलवी है, तो इन पे नहीं लेना, ऐसा कुछ नहीं है। सभी से वो टैक्स लेता है। कितना लेता है? 1/3, ठीक है। तो ये है। तो अब बताएं, यहाँ पे टीपू सुल्तान के बारे में जिक्र यही होता है कि टीपू सुल्तान जो था वो मुसलमान है और मुगलों को उसने कभी सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। देखो कुछ राज्य ऐसे हैं जो कभी भी नॉर्थ, जिन्होंने कभी खुद को भारत का हिस्सा कभी नहीं माना। देखो चोल, चेर, पांड, विजयनगर, मैसूर, केरल, ये ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कभी भी जो दिल्ली का जो पावर है, दिल्ली का पावर है, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। और ये कंडीशन आज भी कभी कभी आप देखते हो, जो केरला, तमिलनाडु, आंध्रा स्टेट हैं, वो कभी कभी क्या, वो अपने आप को हमेशा सुपर मानते हैं। कभी अगर आप लोग नॉर्थ साउथ इंडिया जाओगे, खासकर तमिलनाडु में और केरला में, तो चीज आपको ये फील होगी, वो बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। और ये अभी से नहीं, ये बहुत पहले से है, क्योंकि ये वो पार्ट है जो अशोक के समय भी नहीं था साथ में, ठीक है। तो ये था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के क्या क्या काम है? पहला है कि वेलफेयर फॉर द पॉपुलेशन, यानी उसने अपनी जनता को, अपने जो फार्मर हैं उनको बहुत सपोर्ट किया, जो भी हो सकता है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उसके अंदर, मंदिरों को दान दिया उसने, पुरोहितों को सपोर्ट किया उसने, अपनी आर्मी को यूरोप के बेस पे ट्रेन करवाया, ठीक है। और साथ ही साथ कैलेंडर जारी किया यहाँ, और आर्म्स की फैक्ट्री लगवाई, और जैकोबिन का मेंबर बना। तो जैकोबिन का मेंबर का मतलब है कि वो फ्रेंच को सपोर्ट करता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। अब हम बात करते हैं टीपू सुल्तान की। जब बात आती है तो लोग मुस्कुराने लगते हैं। उसका रीजन क्या है? लोग आंसर देने पे मतलब कतराते हैं। कतराते इसलिए हैं क्योंकि उसने वो कुछ नहीं किया जो औरंगजेब ने किया, उसने वो कुछ नहीं किया जो बलबन ने किया, उसने वो कुछ नहीं किया जो अकबर ने किया। यानी वो धर्म से मुसलमान है। और जिस तरह से लोग आप क्वेश्चन करते हैं, एक बार जावेद अख्तर से क्वेश्चन पूछा था, शायद उसका वीडियो भी पड़ा है, अब देखना। जो जावेद अख्तर साहब हैं, उनसे पूछा था, यही थी, क्या नाम है, ये कश्यप, ठीक है, आज तक की। तो इसने पूछा, तो जावेद अख्तर साहब बोलते रहे कि कुछ, हाँ, तो अकबर मतलब मुगल, हम कह रहे हैं कि जो बाकी इस्लामिक एम्परर हुए हैं या जो इस्लामिक पावर हुए हमें नॉर्थ इंडिया में, हाँ, अकबर सेकुलर है, लेकिन जितना अकबर ने आर्म्स फैक्ट्री नहीं लगवाई, है ना, अकबर जैकोबिन का मेंबर नहीं बना, अकबर बाहरी पावर से सपोर्ट नहीं लिया, है ना, अकबर ने कभी ऐसा नहीं किया कि मंदिर में मूर्ति खुद से लगवाई हो, ठीक है। तो विजयनगर के जो आसपास के राज्य थे उनसे टूट गया है, तो अकबर सेकुलर है, ये बात ठीक है, लेकिन वो सपोर्ट नहीं किया। वो बोलते ठीक है, जिसको जो मानना है वो माने। अकबर से कई गुना आगे, अकबर ने अपने सिक्के नहीं जारी करवाए, अकबर ने कैलेंडर जारी। तो आप समझिए कि छोटी सी एज में, एक छोटी सी टाइम पीरियड में इसका कोई पास नहीं है। अरे अकबर के पास तो क्या क्या है, हुमायूं है, अकबर के पास बाबर है, अकबर के पास पूरा दिल्ली सल्तनत का इस्लामिक फैमिली है,
कैलेंडर मतलब एक कैलेंडर जारी किया है, और नाम उसका अभी तक नहीं क्लियर हुआ है कि कैलेंडर जारी किया था टीपू सुल्तान के नाम से। ठीक है, उसको देखते हैं कि कैसा था। जैसे अपने यहाँ कैलेंडर जैसे अभी है शक एरा है, अभी चल रहा है। उसके बाद एक कैलेंडर जारी किया था विक्रम संवत, है ना, विक्रम एरा, तो चंद्रगुप्त सेकंड ने उसी तरह से कैलेंडर जारी किया था उसने। जैसे अपने यहाँ है ना, तो कैलेंडर चल रहा है जो ये, तो ये था आपका बस एक लास्ट है केरला, फिर हम लोग यहाँ पे रोक देंगे। और केरला को बताना इसलिए जरूरी है, कुछ कुछ बातें हैं। केरला में कितने राज्य हैं? पता है केरला किसने बनाया था? बोले। सर मार्टिन वर्मा। केरला के बारे में कुछ खास बात? पहले वही आए थे, जेमोरिन वही का था, कालीकट। केरला 1729 मार्तंड, मार्क, हाँ, मार्तंड वर्मा, ठीक है, वर्मा। तो हिंदू राज्य है, कोई बात नहीं। अब इसमें बात करते हैं कि कितने पार्ट में डिवाइड था, ये कितने स्टेट थे। अब जो इसको कराने का रीजन कुछ है, मैं बताऊंगा आपको। पहला स्टेट है कालीकट, ठीक है, कालीकट। कालीकट आपको पता ही है, सबको पता है। कालीकट में शासक था जमोरिन, ठीक है। जमोरिन था जिसने वास्को डी गामा का रेस्पेक्ट किया था, वेलकम किया था। उसके बाद है ठीक है, उसके बाद है चिरकल, चिरकल। उसके बाद है कोचीन। इसके बाद है त्रावणकोर, त्रावणकोर, ठीक है, या त्रावणकोर भी कहीं कहीं कहते हैं, ठीक है, त्रावणकोर या त्रावणकोर। अब मेरी बात समझिए, इसको कराने का एक छोटा सा रीजन ये भी है कि जो कालीकट है वो पूछ सकता है, कालीकट इज अ पार्ट ऑफ विजयनगर, इज अ पार्ट ऑफ मैसूर, इज अ पार्ट ऑफ केरल। तो केरल खुद में एक रीजनल पावर है, जैसे बाकी है, मैसूर है, विजय मतलब ये हैदराबाद है, अवध है, विजयनगर है, इस तरह से। तो कालीकट के बारे में कुछ पता है आपको कि 1498 में वास्को डी गामा यहाँ पर आया था, ठीक है। अब मेन है कि ये त्रावणकोर, इसके लिए इस वजह से हमने इस टॉपिक को लिया है। देखिए, इंडिया में 3 ऐसे राष्ट्र स्टेट हैं जिन्होंने 1857 रिवोल्ट में अंग्रेजों का साथ दिया था। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। इंडिया में 3 ऐसे रीजनल पावर हैं जिन्होंने 1857 में ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था। वो कौन कौन है? पहला लिख लीजिए, ग्वालियर। दूसरा गायकवाड़, गायकवाड़ सोलापुर का, सोलापुर महाराष्ट्र में है, जानते ही हैं। तो पहला कौन है? ग्वालियर, ग्वालियर का सिंधिया फैमिली, ठीक है। इसलिए कभी कभी बोल देते हैं ये लोग तो वो हैं जो अंग्रेजों का साथ दिए थे, ठीक है। जो ग्वालियर स्टेट था उसने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 में। दूसरा था गायकवाड़, सोलापुर का। और तीसरा है त्रावणकोर, त्रावणकोर। तो त्रावणकोर स्टेट ने और गायकवाड़ ने और ग्वालियर ने, 3 ने अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। 1857 रिवोल्ट, कभी आपसे पूछेगा 1850 रिवोल्ट में कौन सा वो पॉपुलेशन ग्रुप है जो अलग रहा उससे, कोई बता सकते हैं? सर राजपूत।
राजपूत, नहीं कहते क्लास कौन सा था, राजपूत तो कई लोग थे। खैर देखिए 1850 रिवोल्ट किसके द्वारा लड़ा गया वो समझ लीजिए। 1857 रिवोल्ट दो लोगों का मेन पार्टिसिपेशन था। पहला रीजनल पावर लाइक झांसी, कानपुर, अवध, बंगाल, बरेली, बिहार, ठीक है, रीजनल पावर या रीजनल स्टेट। दूसरा जमींदार, सिपाही। हाँ लैंड लॉर्ड, जमींदार। और तीसरा सिपाही यानी आर्मी, पुलिसमैन, सिक्योरिटी। ये नहीं, वो थर्ड नंबर पे है। पहला क्या बोला मैंने, हाँ रीजनल पावर। रीजनल पावर लाइक झांसी, कानपुर, बरेली, बिहार, बंगाल, लखनऊ, रीजनल पावर। दूसरे थे लैंडलॉर्ड या फ्यूडल, सामंत उसको बोलते हैं, लैंडलॉर्ड या जमींदार। और तीसरे थे सिपाही, जो सिपाही थे वो आर्मी के लोग। लेकिन who was not participate, that was a middle class population and educated population। मिडिल क्लास पॉपुलेशन और एजुकेटेड पॉपुलेशन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें हैं। और एक क्वेश्चन ज्यादातर आप देखा कीजिए। एक बार क्वेश्चन पूछा है, मैं देख रहा था कि व्हाट वाज द रीजन द फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट। उसमें ये दिया हुआ था कि प्लानिंग, कॉपरेशन एंड मनी, ऐसा कुछ। तो कई सारे ऑप्शन थे उसमें। हाँ हमने जो दीज थ्री पार्टिसिपेटेड, मैक्सिमम पॉपुलेशन यही लोग थे, ठीक है, रीजनल पावर में। और जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने, और सिपाही ने। और बाकी जो कौन सबसे अलग रहा था, तो दो लोग सबसे ज्यादा अलग थे। पहला तो जो मिडिल क्लास, देखो मिडिल क्लास जो पॉपुलेशन है वो हमेशा अलग रहता है। अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ तो कोई नहीं गया मिडिल क्लास। अरे यार क्या, वो क्यों नहीं जाता है, बोलता है कि यार ये तो अपनी जगह सही है, हमें रोजी रोटी कमानी है। तो और एजुकेटेड पर्सन, दो लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो मैं आपको चीज बताऊं कि जो 1857 जो रिवोल्ट है, वो उसका रीजन था कि प्लानिंग नहीं थी, बिल्कुल रीजन था जो फेल हुआ। दूसरा कॉपरेशन नहीं था, बिल्कुल सही है, कॉपरेशन नहीं था आपस में। तीसरा ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन नहीं था, बिल्कुल सही था, ये भी रीजन था। पहला रीजन क्या था फेल होने का, कि आपस में कॉपरेशन नहीं था। दूसरा प्लानिंग नहीं थी, नॉट प्लानिंग। तीसरा ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, लैकिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन। एंड थर्ड एंड फोर्थ लैकिंग ऑफ द लीडरशिप, लैकिंग ऑफ लीडरशिप, कोई एक लीडर नहीं था, ठीक है। लैकिंग ऑफ द नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की भावना की कमी, राष्ट्रीयता की भावना की कमी। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन भी दिया था लैकिंग ऑफ मनी। तो लैकिंग ऑफ मनी नहीं है, धन की कमी नहीं है। उसमें क्या ऐसे करके ऑप्शन दिया था, और एक ऑप्शन में था इस तरह से, वो ये सारी चीजें थी। जैसे ए में दिया था ये लैकिंग ऑफ मनी, लैकिंग ऑफ प्लानिंग, लैकिंग ऑफ, इस तरह से ऑप्शन में दिए हुए थे उन्होंने, ठीक है। फिर उन्होंने जैसे लैकिंग ऑफ मनी, लैकिंग ऑफ प्लानिंग, लैकिंग ऑफ नेशनलिज्म, है ना, लैकिंग ऑफ मनी, इस तरह से। तो जो मनी है, जो पैसा है, वो प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं था, बाकी सारी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये चीजें थी आज की करंट अफेयर्स। आज नहीं हो पाया, ये वो पोर्शन है
लेटर मुगल पीरियड जो अक्सर नहीं हो पाता है। अब देखो आपका मैसूर भी आज हो गया है ना, केरला भी हो गया, हैदराबाद भी जितनी जरूरत है आपको। हमने कहा हैदराबाद हमेशा अपनी पहचान के लिए जाना जाता है, इसीलिए उसने 1947 में ये डिसाइड किया कि हम नहीं जाएंगे ना भारत, ना हिंदुस्तान के साथ, ना पाकिस्तान के साथ। ये चीजें हैं सर क्या एंग्लो वार आते हैं, जो मैसूर एंग्लो वार हुए हैं जो या जो हिस्ट्री में मराठा एंग्लो वार हुए हैं? जो हिस्ट्री में है वो सब आता है, ठीक है ना। वो भी कभी हम करवा देंगे, वो हो भी चुके होंगे शायद जहाँ तक हिस्ट्री में। हाँ, एक चीज और बताऊं मैं आपको कि थोड़ी सी आपसे बात करनी थी टाइम को लेके। अगर आप लोग टाइम इवनिंग में या मॉर्निंग में कर सकें, कई लोगों की डिमांड रहेगी मॉर्निंग में हो जाए तो ज्यादा ठीक है, इवनिंग हो जाए, मतलब कोई ऐसा टाइम हो या तो मॉर्निंग में इवनिंग में। तो अभी हम 10 तारीख तक के लिए थोड़ा बिजी हैं, तब तक आपका क्लास करंट अफेयर्स का चलेगा, ठीक है, ये बंद नहीं होगा। और क्योंकि मैंने पहले भी बोला आपको मॉर्निंग रहेगा तो भी ठीक है, क्योंकि अभी क्या है कि ऑफलाइन कोचिंग खुलने वाले हैं, और जैसे अप्रोच का भी कॉलेज है, सबको सबको अपना अपना काम शुरू करना ही है। जब अनलॉकिंग शुरू होगा तो कॉलेज भी खुलेंगे, स्कूल भी खुलेंगे, कोचिंग भी खुलेंगी, तो ये चीजें हैं, ठीक है। एक बार सर आपको मॉर्निंग पाएगा। मॉर्निंग में हमारे पास 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का टाइम है, इससे पहले भी है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि पेपर आपको 9:30 से 11:30 देना है, तो जो लोग घर में भी रहते हैं या तो हैबिट ये डाल लीजिए आप 9:30 टू 11:30, उसके बाद 2:30 टू 4:30, ठीक है। ये इसी समय आपको लड़ाई लड़नी है, यही वो समय है। तो आप इस समय भी एनर्जेटिक रहें तो ज्यादा अच्छा है, ये है। बताएं क्या बोल रहे थे, कुछ कह रहे थे आप? मॉर्निंग में नहीं हो पाएगा क्या? मॉर्निंग में सर 8 बजे से जाना पड़ जाता है कई बार। कई बार जाना पड़ जाता है, डेली जाना पड़ता है ना, बात ये है। डेली आपका टाइम है या क्या है? और शाम के समय एक बात और बता दूं आपको, जो बहुत प्रैक्टिकली है और बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, कि इवनिंग टाइम में नेटवर्क नहीं रहता है, और आपके पास सिर्फ 60 से 70 दिन का टाइम और बचा है पढ़ाई के हिसाब से देखें तो टाइम ज्यादा नहीं है। और इवनिंग में 4 बजे, अभी दिल्ली में मानसून आया नहीं है, आ जाना चाहिए मगर आया नहीं है। तो जब बारिश, अभी नॉर्थ इंडिया में शायद कहीं बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में जब बारिश होती है तो नेटवर्क भी इवनिंग टाइम में इश्यू करता है। तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिए, क्योंकि समय नहीं है इतना ज्यादा। मान लीजिए यहाँ पे इवनिंग में 1 बजे का टाइम है या शाम को 5 बजे का टाइम है, तो उसमें नेटवर्क इश्यू आप बहुत देख रहे हैं। तो कोई भी टाइम रखिए, चाहे इवनिंग का चाहे मॉर्निंग का, क्योंकि टाइम एग्जाम के लिए अब ज्यादा है नहीं। पता चला कि आप भी रेडी हुए, हम भी रेडी हुए, सारी चीजें सिस्टम तैयार किया और नेटवर्क ही नहीं है। तो वो थोड़ा सा पहले भी हमने बोला है, नेटवर्क को लेके हम लोगों को समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं तो इतना तो देखना पड़ेगा किस समय नेटवर्क सही है। पता चला कि 10 मिनट क्लास हुई फिर नेटवर्क चला गया, आपका भी मूड खराब, मेरा भी खराब। मेरा भी होता है ना, आप लिए तैयार होते हैं क्लास के लिए तो कई सारी चीजें रोकते हैं, फिर उसके बाद क्लास ना हो पाए तो माइंड सेट का बनाते हैं 2-3 घंटे का कि हाँ अब ये करना है। तो मुझे उसमें कोई नहीं है, चाहे इवनिंग में कर लीजिए चाहे मॉर्निंग में, आपके लोगों के लिए फायदेमंद है। तो टाइम अब ज्यादा नहीं है, लगातार क्लास ले। और 10 तारीख के बाद बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं, तो इन क्लासेस के अलावा मैं आपको यूट्यूब क्लास देने वाला हूँ। ये जो आपको चलेगी तो चलेगी, साथ में यूट्यूब पर भी कई सारी चीजें दूंगा जो मैं यहाँ नहीं दे पाता हूँ। मतलब यहाँ पे लिमिट है 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की, ठीक है। तो वहां भी मैं
10 तारीख के बाद या 11 के बाद मैं शुरू कर दूंगा। बाकी अपने से आप तैयारी करते रहिए और 10 तारीख तक साहब एक ही काम कीजिए, आप जितने प्रीवियस के पेपर हैं उनको बहुत अच्छे से बार बार पढ़िए, ठीक है। एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए और जितना भी हमने अभी डिस्कशन किया वो सारा एनसीईआरटी सही है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे जो हम लिंकअप कर रहे थे अवध से, अवध कर रहे थे, फिर अवध से हमने 1857 किया, ये कब कर पाएंगे आप, जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां से रिलेट कर पाएंगे। जब हम टीपू सुल्तान की बात कर रहे थे तो फ्रांसीसी क्रांति की बात कर रहे थे, तो तब कर पाएंगे जब आप लोग रिलेट करोगे, उस चीज को समझोगे कि जैकोबिन है क्या। फिर जब सोचोगे कि क्या रीजन है कि टीपू सुल्तान के बारे में लोग क्यों बात करने से कतराते हैं, क्योंकि जो इमेज लोगों ने बना रखी है वो इमेज ये है कि जो भी मुस्लिम शासक हुए हैं वो सबने हिंदुओं पर अत्याचार किया है, ये इमेज बना रखी लोगों ने, और वो टीपू सुल्तान के बारे में सच नहीं है और सच लोग नहीं सुनना चाहते, ये बात है। ये सारी चीज आप तब जान पाओगे तो वास्तव में उनको अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। बाकी आप लोग बता देना और थोड़ा सा बस एक हफ्ते का कोऑपरेट कर लीजिए मेरे साथ। 10 तक के बाद क्लास इस पर भी रहेगी और इससे ज्यादा मैं यूट्यूब पर क्लास दूंगा आपको, ठीक है। अभी क्लास यहीं पर रोकते हैं।